नमस्कार विद्यार्थियों। अब आज इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 पॉइंट की। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है। यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, और यदि आगे के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर हमारे बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज कि ये विविध प्रश्नावली, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि विविध प्रश्नावली किसी भी किताब की हो आपको ज़रूर हल करना चाहिए। इससे होता क्या है, जितना पीछे पढ़ के आए वो सारा का सारा निचोड़ होता है और हमें कितना समझ में आए, इसलिए ये विविध प्रश्नावली दी जाती है। तो चलो हम यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर पहला कहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें देखो एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, तो हमें संख्याएं पता नहीं है, लेकिन पता क्या है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, तो एचसीएफ हम मान लेते हैं और एलसीएम उसी के अकॉर्डिंग 14 गुना एलसीएम है। ठीक, फिर एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है, एक संख्या 280 है। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने एचसीएफ x मान लिया। अब देखो कहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, तो एचसीएफ जब x मान लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 14x हो जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब कहा है तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है, ये प्रश्न है। अब यहाँ देखो एक संख्या भी दे दी हमें 280 है, तो 280 एक संख्या लिख लिया और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे। अब देखो इतना यहाँ पर हमने लिख लिया जो चीजें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कहा है उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। ठीक है, यदि एक संख्या 280 दूसरी संख्या ज्ञात की। अब देखो यहाँ प्रश्न क्या, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का योग कितना है, 600। जब ये करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान निकल आएगा, तो यहीं से हम लगा लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 600 है, यानी एचसीएफ कितना है, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना है, 600। तो एचसीएफ हमारा x है, तो x प्लस एचसीएफ है 14x बराबर ये आ जाएगा 600। तो 14 और ये देखो 14 एक 15, तो ये 15x बराबर आ गया 600। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 600 बटे 15, 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 40। x का मान 40 आ गया। अब ये एचसीएफ हमें पता चल गया कि इतना आ गया, और एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसलिए देखो एचसीएफ बराबर आ जाएगा 40 और एलसीएम बराबर होगा जाएगा 14 गुणा x माना था ना, 14 गुणा x, तो ये बराबर आ जाएगा 14 गुणा 40। ठीक है, तो इनका गुणा करा देंगे तो 14 चौको 56, 560 आ गया। अब देखो यहाँ से एलसीएफ और एलसीएम हमें दोनों चीजें पता चल गए। अब यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगा देते हैं। दो संख्या गुणनफल मासा गुणे लासा, ये होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। लगा दिया। अब दो संख्या हमारी कौन सी है, एक संख्या हमें पता है 280, तो ये आ जाएगा 280 इंटू दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी संख्या ऐसा ही लिख लेंगे, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ है। अब मान रख देंगे, एचसीएफ का मान देखो आया है 40 इंटू ये आ गया 560, तो दूसरी संख्या इसके बटे भेज देते हैं, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा ये 40 इंटू 560 बटे 280। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काटा, अब 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, और या ऐसा करो इससे इसको ना काटो, इतना है। अब ये बस 0 से 0 कटा,
जीरो से ये जीरो काटा और बचा 28, 28 से कम 28, 28 दूना 56, तो ये आ जाएगा 40 दूना 80, 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ये कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे हमें पहले कहा है 120 व 144 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है इसके हमें गुणनखंड करके ही इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले जैसे दे दिया हमें 120, तो हम क्या करेंगे 120 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 छंग 12, अब फिर 2 से कट जाएगा सम संख्या है तो 2 तियां 6, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंच 10, फिर अब ये 3 से कटेगा 53 15, अब 5 से काट लें 5 एकम 5। इसी तरीके से 144 को भी काट लेते हैं। इकाई का अंक एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगी चूंकि सम संख्या है 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगी 2 नवा 18, अब ये 3 से कटेगी 3 तिरका 9। ठीक है, ये आ गया 3 तिरका 9, अब 3 से 3 एकम 3। अब देखो यहाँ 120 के जो गुणनखंड किए तो वो आ जाएगा 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा ये 3 गुणा ये 5। अब इसी तरीके से 144 के जो हमने गुणनखंड किए वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 4 बार है, गुणा 3 गुणा 3। तो एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ वो चीज़ होती है जो सब में मिल रही हो लेकिन कम बार। तो जैसे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 यानी ऊपर वाले में कम बार है 3 बार है, तो ऊपर से हम लिख लेंगे 2 मतलब कि 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 3 नीचे 2 बार ऊपर 1 बार, तो ऊपर केवल लिख लेंगे 1 बार, 5 इसमें है नहीं तो ये छोड़ देंगे। तो ये एचसीएफ आ गया हमारा, एचसीएफ बराबर 2 दूना 2 दूना 4 दूना 8 से 24, यानी ये 24 आ गया एचसीएफ। ठीक, अब इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखो सब में मिल रहा हो वो लिख लो पहले लेकिन ज़्यादा बार। तो देखो 2 है 1 2 3 4 बार, तो हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब फिर 3 है 1 2 नीचे 2 बार, तो 3 गुणा 3, अब ऊपर 5 है नीचे है नहीं तो 5 भी लिख लेते हैं। अब आपस में इनका गुणा करा लो, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पचाई 80। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं 80 इंटू 9, तो 9 8 72 यानी 720, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम बराबर। ठीक है, तो आशा है ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर हम देख लेंगे। अब तीसरा नंबर देखो, कर सिद्ध कीजिए कि 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो ठीक है इसका उल्टा हम मान लेंगे, लिखेंगे माना 2√3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए 2√3/5 इजिकल टू हम लिख सकते हैं P/Q, ऐसा हमने लिख लिया। अब P/Q के रूप में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 इधर बटे में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, और 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो हम पहले तो इसलिए लिख सकते हैं। अब देखो इधर केवल रखेंगे √3 बराबर, तो ये पक्षांतर के नियम ध्यान रखना, ये 5 का में गुणा में इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, तो ये आ जाएगा 5P/। अब देखो 2 इधर गुणा में है 2 को इधर भेज रहा है तो ये आ जाएगा 2Q, इतना हो जाएगा। अब देखो ये √3 हम कई सवालों में प्रूव कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय है, क्योंकि अंडर वर्ग रूट वाली जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी अपरिमेय ही होती हैं। ठीक है, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय तो आपस में दोनों बराबर हैं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए विरोधाभास होगा, तो हम लिख देंगे
तो बस अब इतना लिख दिया, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 5p/2q एक परिमेय संख्या है और ये आपस में बराबर है ना, देख रहे हैं यहाँ बराबर लिखे हैं, जो कि एक विरोधाभास है। देखो विरोधाभास तो है ही, ये परिमेय और ये अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती हैं, ठीक। इसलिए 2√3/5 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया, ठीक। बस इस तरीके से प्रूफ लिख देना है। अब देखो यहाँ पर चौथा सवाल जो है वो क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी मान लेंगे, लिखेंगे माना 5 + √3 एक, उल्टा मान लेंगे यानी परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 + √3 बराबर आ जाएगा p/q, ये हो जाएगा। अब क्या करो, 5 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा √3 बराबर 5/p/q माइनस का 5। तो ये √3 बराबर p माइनस का 5q/q आ जाएगा। अब देखो ये एक अपरिमेय है और ये परिमेय आपस में बराबर है, ये विरोधाभास है। बस अब यही हमें लिख देना है डिटेल में, तो लिख देते हैं हम, बस इतना लिख देना है। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 5q यानी ये वाला एक परिमेय, चूंकि p/q के रूप में बटे में अंडर लगाना है इसलिए परिमेय हो गया, जो कि आपस में बराबर है। आपस में देखो बराबर में लिखे हैं, यानी जब बराबर लिखे हैं जो कि एक, तो ये एक विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो हम यहीं से कह सकते हैं कि जो 5 + √3 एक परिमेय संख्या है माने थे ना, तो परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है, और बस यही प्रूव हो गया। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब देखो पांचवा सवाल भी क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं मतलब कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, यानी ठीक है उसका उल्टा मान लिया। जब परिमेय है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3√3 बराबर p/q आ जाएगा। अब क्या करो, 3 ये जो गुणा में है ना इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 बराबर अब p/3q आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चला कि ये जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या तथा ये जो है हमारी p/3q एक ये परिमेय संख्या है, ठीक। तो वो भी लिख देता है एक परिमेय संख्या जो आपस में बराबर है, ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है और परिमेय परिमेय बराबर होने से इसलिए ये जो हमारी संख्या थी 3√3 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं छठवां नंबर। छठवां कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, फिलहाल सवाल ये गलत छप गया है, केवल ये हमें सिद्ध करना होगा यहाँ पर कि परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो अब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब जब परिमेय नहीं है तो इसका मतलब है ये अपरिमेय होगी, तो वही हमने मान लिया, माना 2√2 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, ठीक मान लिया। जब ये परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 2 + √2 बराबर p/q ये लिख सकते हैं। अब 2 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा √2 बराबर p/q माइनस का 2। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये √2 बराबर आ जाएगा √2 बराबर ये p - 2q/q इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो अब बस यहाँ हमें लिखना होगा, चूंकि देखो √2 एक अपरिमेय संख्या तथा ये जो आया हमारा p - 2q/q ये एक परिमेय संख्या और ये आपस में बराबर है, ठीक, बराबर लिखे ना, जो कि एक विरोधाभास है, इसलिए ये जो है हमारी 2 + √2
एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे।